हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट विद के सर में। मेरा नाम दोस्तों सिद्धार्थ सेन, आप पहले से जानते हैं। एक क्लास आप वैसे भी मेरी देख चुके होंगे। तो उस क्लास में देखो, हमने जो हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th मैथ्स का था, रियल नंबर, हम उसे स्टार्ट कर चुके थे और उसके कुछ कंसेप्ट थे जो हमारे क्लियर हो चुके थे। उसके अलावा उसका थोड़ा बहुत पार्ट बाकी था, कुछ क्वेश्चन हमारे करने बाकी थे। तो उन क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये वाला जो आपका चैप्टर होगा ये बिल्कुल पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप इसमें लाइक करिए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखो, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये वाला चैप्टर था क्लास 10th का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, रियल चैप्टर में देखो हमारे पास क्या था। हमारे चैप्टर का नाम था रियल नंबर। क्या नाम था हमारे चैप्टर का? रियल नंबर। और इसमें हम लगभग 4 टॉपिक तो हमारे कंप्लीट कर चुके थे, आपको याद होगा। पहला टॉपिक हमारा आपको याद होगा कौन सा हमने क्लियर किया था? फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम को हमने किया था बेटा, कंप्लीट किया था। फंडामेंटल ऑफ एरिथमेटिक मैटिक थ्योरम, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी जो हमारा टॉपिक था, ये हमने किया था, कंप्लीट किया था हमारी फर्स्ट वीडियो में। बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा। और सेकंड वाला हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था। बिल्कुल सीखा था हमने, एचसीएफ एंड एलसीएम हमने सीखे थे। इसके अलावा किन्हीं भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है वो भी हमने सीखा था इस हमारी प्रीवियस वाली वीडियो में। बिल्कुल। अब देखो, जो हम आज करने क्या वाले हैं, आज हम करने क्या वाले हैं, इसी वीडियो को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जो हमारे बुक के या हमारी जो एनसीईआरटी है उसके जो कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, तो उन क्वेश्चन को आज हम करने क्या वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए आप। तो हमारा देखो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर समथिंग 5 या 6 था। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हमें करना था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि आपको पता होगा एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको एक बार श्योर कर देता हूं कि देखो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहले हम क्या करेंगे, देखो किसी भी वीडियो में या किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि भाई बेसिक बेसिक इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है और किस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे वो इस वाले चैप्टर में हमारे पास आने वाले हैं। तो ये चीजें हम आपको पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम उन्हें सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6 की पावर n, देखो ये जो दे रखे हैं 6 की पावर n की फॉर्म में, 6 की पावर n की फॉर्मेट में। बिल्कुल ठीक है ना। चेक वेदर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर फॉर n। ठीक है ना। हमें इसमें क्या देखना है कि अगर 6 की पावर n, 6 की पावर n क्या है या, और n हमारे पास यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। n हमारे पास क्या है बेटा, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये कोई सा भी हमारे पास एक नंबर हो सकता है। हमें ये पता करना है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर रख दूं 6 की पावर 1 रख दूं, 6 की पावर 2 रख दूं या 6 की पावर 3 रख दूं, कुछ भी अगर मैं इसमें से रखता हूं, तो जो लास्ट में जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसकी जो एंड प्लेस पर क्या आना चाहिए, हमारे पास 0 आना चाहिए। एंड प्लेस पर क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। ठीक है ना। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं कि 6 की पावर 1 का क्या मतलब हुआ, 6 की पावर का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टी, इसको फैक्टर की फॉर्म में ना लिखकर हम क्या करेंगे, 6 की पावर 6 का होगा, 6 की पावर 12 का मतलब क्या होगा, 2 का, ये 36 हो गया। ठीक है ना। 6 की पावर 2 का क्या मतलब हो गया, हमारे पास 36 हो गया। अब इसमें जो एंड डिजिट है बेटा, क्या है इसमें जो एंड डिजिट है वो कितनी आ रही है, 6। ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमें एन की ऐसी कौन सी वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ेगी ताकि जो एंड प्लेस है उस एंड प्लेस पर यहां पर क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं। देखो बच्चों, किसी भी नंबर या किसी भी नंबर के एंड में 0 कब आएगा, किसी भी नंबर के एंड में 0 कब आता है, जब उसके अंदर क्या हो, 2 और 5 के प्राइम फैक्टर हो। यानी कि अगर अगर इफ वी कैन राइट एनी नंबर
any number in the form of its प्राइम फैक्टर। अगर हम किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों एज अ मल्टीपल या एज अ फैक्टर हमारे पास क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसी भी नंबर के, मैं आपको थोड़ा हिंदी वाली लैंग्वेज में लिख देता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में, किसी भी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 are included as a factor, कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई भी नंबर क्या लेकर आना है, किसी भी नंबर के एंड डिजिट पर आपको 0 लेकर आना है तो वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 और 5, वहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 उसके फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होने चाहिए, हाँ या ना। ठीक है, अब इस चीज को मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। इसको मैं थोड़ा यहां पर, डिलीट कर दो, चलो ठीक है ना। हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हमें एंड डिजिट पर क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो हमारे पास 2 और 5 उसके क्या ऐसे कॉमन फैक्टर की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि दोनों डिजिट हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉमन फैक्टर की फॉर्म में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखो बेटा कि अगर मैं 6 की पावर क्या करूं, 6 की पावर n मैंने यहां पर लिए, ये तो देखो 6 की पावर, सपोज दैट इफ मैं क्या मानूं बेटा यहां पर, इफ n इज इक्वल टू 1, n बराबर हम क्या मान के चले, अगर 1 मान के चलते हैं तो देखो 6 की पावर 1 का मतलब 6 के फैक्टर देखो, 6 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 6 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 एंड 3, यही होंगे बिल्कुल। अब देखो अगर मैं 6 की पावर 1 को पुट करता हूं तो यहां फैक्टर पे क्या आ जाएगी, 1 पावर आ जाएगी। सेम 6 की पावर 2 को लेकर अगर मैं बात करूं तब भी हमारे पास जो 6 के प्राइम फैक्टर होंगे वो कौन कौन से होंगे बेटा, एक तो 2 होगा और एक 3 होगा, और इसके पावर क्या आएगी 2। अब देखो 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, और ये 2 टाइम लिखा हुआ है तो भी क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। तो अगर 6 के पावर 2 के जो कॉमन फैक्टर होंगे बेटा वो कौन से होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको हम 3 को करके देख लो, ठीक है ना, 3 को करके देख लो, तो 3 को क्या लिखोगे आप, 2 मल्टीप्लाई 3 एज ए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना। अब देखो तब भी इसके अंदर क्या आ रहा है, अब इसे हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया बेटा आपने, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 की फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर देखो इसके प्राइम फैक्टर में कहीं पर भी आपको 5 दिखाई दे रहा है क्या, जब आपने n बराबर 1 पुट करा तब भी आपके पास कितना था, ओनली 2 प्रेजेंट था, 5 प्रेजेंट था क्या, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट था। जब आपने क्या करा बेटा, n इजिकल टू 2 को पुट करा तब भी आपके पास क्या आया, यहाँ पे ओनली 2 ही प्रेजेंट है। देखो कहीं भी आपको 5 प्रेजेंट दिखा क्या, नहीं दिखा। यहाँ पर 6 की पावर 3 में आपने देखा तो आपको देखो यहाँ पर भी क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है, क्या आपको 3 प्रेजेंट मिला, नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर में हमें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 2 और 5 दोनों नंबर हमें एक साथ अगर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो नंबर है इसके एंड डिजिट पर 0 आना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो हमने यहां पर क्या देखा कि यहां पर जो
हम इसके प्राइम फैक्टर लिखे, इसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास ओनली क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, ना कि 5 प्रेजेंट है। तो 6 की पावर n में n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास कभी भी n डिजिट पर 0 नहीं आएगा। देखो ये तो हमारा समझाने का तरीका हो गया, पर एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एग्जाम में हमें इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी बहुत जरूरी, क्योंकि मार्क्स तो रिप्रेजेंटेशन के ही मिलेंगे। अब यहां पर देखो ऐसा थोड़ी ना कि आप एग्जाम में इस तरह से लिख दोगे, नहीं, आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है। आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है। आपको एग्जाम में क्या लिखना है, देखो हम आपको बताते हैं। एग्जाम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम में लिखने के लिए हम क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से जमाएंगे। कैसे जमाएंगे, देखो बेटा 6 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ, 6 हुआ। 6 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 6 मल्टीप्लाई 6 इट मींस 36, ठीक है ना। उसके बाद देखो आपने 6 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, यही मतलब हुआ। 6 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करा, कितना है आपके पास 36, और 36 को फिर से आपने 6 से मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा 36 का 6 हासिल का 3, ये देखो ना कितना आएगा, 6 हासिल का 3 आपके पास आ गया है 216। 216 आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 216 आ रहा है, कितना आ रहा है 216। यानी कि आपने n की पावर को चाहे कुछ भी रखा, आपके पास n डिजिट पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पर n डिजिट पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पर n डिजिट पे क्या आ रहा है 6। इसी तरह से अगर आप n की कुछ भी वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाते हो, n की आप किसी भी वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाते हो, तब भी हमारे पास n डिजिट पर क्या है, 0 कभी भी नहीं आएगा। देखो डैश डैश करके आप चाहो ना तो यहाँ 6 की पावर n रख दोगे, तब भी आपके पास क्या आने वाला है, यहां पर एज ए फैक्टर के फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 3 का होल पावर n ही आने वाली है। यानी कि n की किसी भी वैल्यू पर आपके पास जो है एंड प्लेस पर 0 कभी भी नहीं आएगा। तो आप इसमें एज ए लैंग्वेज की फॉर्म में आप इसे क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, ये 6 की पावर n, और 6 की पावर n का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 3 इसकी पावर n, ठीक है ना। ये आपको लिखना है। अब लिखना है कि हमें 4, देखो एग्जाम में कैसे लिखना है वो चीजें जरूरी होती है। 4 एनी वैल्यू ऑफ n, n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n डू नॉट एंड या डज नॉट एंड विथ 0, यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n के n डिजिट में 0 नहीं आ रहा है। 6 की पावर n के डिजिट में 0 आपके पास नहीं आ रहा है, तो यानी कि n की ऐसी किसी भी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, ताकि हम 6 की पावर n में जो n डिजिट है उस पर 0 पर ला सके। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यही वाला क्वेश्चन आपके पास अलग अलग उसमें भी आ सकता है। अभी हमने क्या करा, अभी हमने 6 की पावर n को लेकर करा, किसको लेकर करा, 6 की पावर n को लेकर करा। मान लो यही क्वेश्चन आपके पास 12 की पावर n को लेकर आ जाए, मान लो यही क्वेश्चन आपके पास 4 की पावर n को लेकर आ जाए, तब भी आपको क्या करना है, कुछ इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल बात समझ में आ गई आपके, उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 6 की पावर n के n डिजिट में कभी भी 0 नहीं आएगा। सिंपल, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा वही 1.1 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन देखो, हमें सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन को रीड करना है, उसे समझना है कि एक्चुअल में वो पूछना क्या चाह रहा है, उसके बाद अपना जवाब देना है। बिल्कुल, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा ताकि आपको याद भी आसानी से रहे और आप इसे अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाए। फर्स्ट देखो आपके पास, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, 2 डिजिट है। तो देखो बेटा आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर 2 डिजिट है, ये पूरी एक सिंगल डिजिट है, ये पूरी की पूरी क्या है हमारे पास, इसे आप अलग अलग मत समझना। देखो यहां से यहां तक तो मल्टीपल की फॉर्म में है इसे, और यहां पर प्लस के साथ है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी क्या है, आपके पास एक सिंगल डिजिट है या एक सिंगल सवाल है। दूसरा सवाल आपके पास क्या है, यहां से लेकर यहां तक का है। तो आपको
कुल मिलाकर 2 डिजिट दे रखी है और आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है, एक्सप्लेन, आपको समझाना है वाई, क्यों 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इस फॉर्मेट में, ये दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए, क्या है, कंपोजिट नंबर है। अपन को ऐसा क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा ना भाई कि ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं होगा। तो चलो, जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको वहां पर कंपोजिट नंबर 2 तरीके से बताए थे। कितने तरीके से बताए थे बेटा, 2 तरीके से बताए थे। तो चलो उसको एक बार रिकॉल कर लेते। रिकॉल करते तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर जो हमारे पास होता है उसे हमने इस वाले चैप्टर में 2 तरह से समझा बिल्कुल। पहला बेटा देखो, हमने पहला क्या समझा, फर्स्ट वाला हमने क्या समझा कि ऐसे नंबर्स जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर आपके पास क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो यहां लिखेंगे हम नंबर which have more than 2 फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जिसके पास क्या हो, हमारे पास 2 से ज्यादा हमारे पास फैक्टर होते हैं, ऐसा नंबर हमारे पास क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। अब देखो सेकंड डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, सेकंड डेफिनेशन हमारे पास कंपोजिट नंबर की क्या थी कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखो यहां पे नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रेजेंट में नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन प्राइम फैक्टर, यानी किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहां पर आपके पास कंपोजिट नंबर की 2 डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन बेटा, 2 डेफिनेशन है। अब अगर इन नंबर्स को हमें क्या प्रूव करना है, कंपोजिट प्रूव करना है, तो दोनों में से किसी एक डेफिनेशन को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यस और नो, हाँ या ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों डेफिनेशन से ही सेटिस्फाई करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इसको साइड में रिप्लेस कर देता हूं, मैं इसको थोड़ा साइड में आपको बता देता हूं ताकि हमें क्या करना पड़े, ये थोड़ा इसको मैं छोटा यहां, और ठीक है ना। चलो इतना थोड़ा इसको इधर ले आता हूं, दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलो गुड हो गया, हमारे पास दोनों डेफिनेशन इसकी होगी। अब हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर को लिखना स्टार्ट करता हूं। कहां जा रहा है ये, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को लेना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर बेटा मेरे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब ये जो नंबर मुझे दे रखा है, इस नंबर में से मैं क्या कर सकता हूं, देखो बेटा 13 को एज अ कॉमन ले सकता हूं ना। चलो इसको कॉमन ले लेते हैं हम। ये 13 को मैंने यहां पर क्या करा बेटा, कॉमन लिया। अंदर देखो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, यहां से 13 कॉमन चला गया, यहां से क्या चला गया बेटा, 13 कॉमन चला गया, ठीक है ना। तो यहां पे हम 1 लिखेंगे, प्लस यहां से भी 13 बाहर चला गया, तो यहां भी हमारे पास कितना बचेगा, 1 बचेगा, बच गया बेटा, ठीक है। अब इन्हें आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, 13 मल्टीप्लाई करो, 11 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा, सॉरी 11 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 77। 77 को आप फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 77 ही आएगा। तो कहने का मतलब अंदर क्या आ रहा है, 77 प्लस 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। 13 71 प्लस कितना आ गया, 78, कितना आ गया बेटा, 78 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही, 78 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो कर देते हैं। यहां पर कितना आया आपके पास, देखो ये आपने 78 लिया और इसको आपने यहां पर 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सा आपके पास नंबर बन रहा है, देखो
8 3 24 का 2 4 2 कैरी हो गया, 7 3 21 21 और 2 ये 23 आपके पास हो गया, 1 इधर गया तो 8 आ गया, 1 इधर से 7 आपके पास आ गया, ये 4 यहाँ से आ गया, 8 और 3 हमारे पास कितने हो गए देखो बेटा 11 हो गए, 1 कैरी कर दिया हमने तो कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो देखो इनको आपने जब मल्टीप्लाई करा, इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास क्या आया 114 आया, 114 आया, क्या है बेटा 114। अब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं यहां से देखो बच्चों क्या बोल सकता हूं कि ये जो नंबर आपके पास आया 114, इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं, इसके फैक्टर लिखते हैं तो इसको थोड़ा मैं लाइनिंग कर देता हूं, लाइन कर दिया मैंने, इधर लिख देता हूं ये 114 के बेटा मैं क्या लिखने वाला हूं फैक्टर लिखने वाला हूं, तो देखो कितने होंगे 1 होगा, ऑब्वियसली होगा ऐसे फैक्टर की फॉर्म में 1 इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, इसके अलावा 13 और 78 भी इसका क्या होगा फैक्टर होगा, 13 और 78 भी क्या होगा इसका 13 भी एक फैक्टर होगा, 78 भी एक फैक्टर होगा और 114 भी क्या होगा इसका एक फैक्टर होगा, होगा नहीं होगा। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर हमें कंपोजिट नंबर की पहचान करनी है, हमें क्या करना है अगर कंपोजिट नंबर की पहचान करनी तो हम कैसे पता लगाएंगे, पहली डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, पहली डेफिनेशन क्या थी नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा नंबर इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके पास क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो देखो इस वाले नंबर के देखो कितने फैक्टर है 1 2 3 4 4 फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो ये आपके पास क्या प्रूव हो गया एक कंपोजिट नंबर प्रूव है, क्या प्रूव हो गया बेटा कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। दूसरी बात आप क्या लिखोगे, दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, ये तो फर्स्ट तरीका हमारे पास हो गया फर्स्ट मेथड, इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आप इसे यहां पर मल्टीप्लाई मत करो, आप इसे क्या करो बेटा इसे यहां पर मल्टीप्लाई मत करो और आप ऐसे लिख दो, ये जो भी नंबर था आपने इसको 13 हमारे पास क्या एक प्राइम नंबर है और 78 तो हमारे पास क्या है वैसे तो एक कंपोजिट नंबर ये, पर इसको अगर हम फैक्टर करते हैं, इसको हम फैक्टर करते हैं यानी कि ये देखो ये 13 ये ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 n प्लस 1 n प्लस 1, 7 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, सॉरी 13 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, 7 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, 11 हमारे पास क्या है एक प्राइम नंबर है और 1 के तो हम चलो काउंट करते नहीं है, तो ये सब भी हमने देखो ये सब किसके मल्टीपल की फॉर्म में आ रहा है, सबको हमने आपस में क्या कर रखा है मल्टीप्लाई। आप चाहो यहां से ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट हटा दिया और इसको आप यहां पे क्या लिख दो 13 और ये प्लस 13, ठीक है ना। तो इस नंबर को हमने क्या करा सभी प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इससे भी ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो नंबर है ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड वाला करते हैं, इसका सेकंड करते हैं तो इसको इरेज कर देते हैं। इसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरे वाले नंबर को भी लिख देंगे, दूसरे वाले नंबर को लिखेंगे। देखो सेकंड नंबर मेरे पास क्या है यहां पे लिखो उसको 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 5, ठीक है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, देखो लास्ट में हमें क्या देगा प्लस 5 दे रखा है, तो यहां से भी मैं क्या करूंगा प्लस 5 को बाहर कॉमन ले लूंगा, कॉमन ले लेता हूं, ये प्लस 5 अंदर क्या बचेगा 7 बचेगा 6 बचेगा और ये तो 1 हो गया ना, तो इसको हम 1 लिख देंगे और ये हमारे पास 4 बचेगा, क्या हो रहा है भाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 1, ठीक है। इसको भी आप आपस में क्या कर दोगे बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर आपके पास क्या आ रहा है ये 5 तो आपके पास आ गया। इसके अलावा 7 6 42 हो गए, 42 1 से करा 42 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ रहा है 42 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करा, ये 42 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो कितना आ रहा है 8 और 16 यानी कि 168 आ गया। 168 को आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 168 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया आपके पास ये 24 का 4 ये 2 कैरी कर दिया, ये 20 का 2 2 और 3 और 5 504 आपके पास आया। 504 को आपने क्या करा बेटा फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 504 को क्या करा आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया देखो डायरेक्ट कर दो डबल कर दो जस्ट डायरेक्ट, तो 500 और 8 508 आ गया, 508 में आपने कर दिया 500, कितना आ गया बेटा 500।
यानी कि हमने यहाँ पर क्या करा है, इन सबको आपस में क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाई आपके पास कितना आ गया, 509 आ गया। कितना आ गया बेटा, 509 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो 1 भी इसका एक फैक्टर होगा, और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 तो फैक्टर है ही सही, 5 भी फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। हम फैक्टर को लिखते हैं, इस नंबर के फैक्टर अगर हम लिखते हैं तो 5 हमारे पास एक तो फैक्टर है, एक 1 हमारे पास फैक्टर है, और 509 में हमारे पास क्या है, एक फैक्टर है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हमारे पास होते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप डायरेक्ट इसी तरह से सोल्व करके लिख सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा लैंग्वेज का कचरा है नहीं। ठीक है ना, ये आप क्या कर दोगे, इसको लिख दोगे। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई, बिल्कुल। इसे कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा एक थ्योरम के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले क्या जानेंगे बेटा, हम एक थ्योरम के बारे में जानेंगे। बड़ी ही अच्छी सी, बड़ी ही सीधी सादी सी थ्योरम है, पर उस क्वेश्चंस को, उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, हम किसी भी जो नंबर हमारे पास है उसकी हम इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे बेटा, इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे। और उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है जो एनसीईआरटी ने हमें प्रोवाइड करी है, तो हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्किंग स्कीम में देखो बेटा क्या होता है, ऐसा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपने अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया आपकी मर्जी से, जहां आपने जो आपको लिखना था वो आपने लिख दिया, तो आपको उसके फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस होती है, पूरा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन का। मार्किंग स्कीम का पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं। अगर उनमें से आपने कोई स्टेप को मिस कर दिया है तो जाहिर सी बात है उसके नंबर आपके पास कट जाएंगे, आपको फुल आउट ऑफ फुल उसमें से नहीं मिलेंगे। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलें। क्या करें बेटा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे, तब जाकर ही हम अच्छे से अच्छा हमारा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। एक थ्योरम है, देखो, इफ कोई भी आप नंबर, लेट से कोई भी आप नंबर मान सकते हो, इफ ए डिवाइड पी स्क्वायर, मान लो ए आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी आपके पास एक रियल नंबर या वगैरह जो भी आप मान के चलो, वैसे हम जनरली क्या करते हैं, इंटीजर ही मानकर चलते हैं। तो ए और पी आपके पास क्या है, मान लो कोई भी इंटीजर है, ए और पी आपके पास क्या है बेटा, कोई भी इंटीजर है। तो अगर हम कहें कि इफ ए डिवाइड पी स्क्वायर, ए कोई ऐसा नंबर है, ए हमारे पास क्या है, कोई नंबर है, और वो नंबर पी स्क्वायर वाले नंबर को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इफ ए डिवाइड पी स्क्वायर, अगर ए ने पी स्क्वायर को डिवाइड किया है तो ए ऑल्सो डिवाइड पी। अगर कोई नंबर है वो उसके स्क्वायर वाले फॉर्मेट को डिवाइड कर रहा है तो वो नॉर्मल वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं बात कर रहा हूं, लेट से आपने कोई भी एक नंबर मान लिया, लेट से आपने क्या 4 मान लिया, 4 स्क्वायर मान लिया, ये 4 स्क्वायर मान लिया। अब उसको कर दिया 2 से डिवाइड। अब मैं कहूं कि ये जो 2 है वो 4 स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखो 4 का स्क्वायर बेटा आपके पास कितना होगा, 4 का स्क्वायर आपके पास कितना होगा, 16 होगा, और नीचे 2 आ गया, 2 से आपने 16 को कट किया तो कितना आ गया, 8। यानी कि 2 ने 4 स्क्वायर को जब डिवाइड करा तो आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है, हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है वो 4 को भी तो डिवाइड करेगा नहीं करेगा। अगर कोई एक नंबर ए है वो किसी के स्क्वायर को, मान लिया हमने 2 एक नंबर था, वो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा। बात है या नहीं, बिल्कुल। देखो ये 2 4 को डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, 2 टाइम में आ रहा है, हाँ है ना बेटा, बिल्कुल आ रहा है। तो यही आपकी एक छोटी सी थ्योरम है कि अगर कोई आपके पास इंटीजर है वो उसको पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ गई बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, हम एक बार आपको मैं क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है बेटा
कि जो रूट 5 है एक इरेशनल नंबर होता है। वैसे आप बोलोगे कि सर देखो इसके ऊपर क्या आ रहा है, सर रूट आ रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जिस भी नंबर के ऊपर रूट होता है आप उसे क्या बोलते हो, इरेशनल बोलते हो। क्या सभी नंबर के ऊपर अगर हम रूट लगा देते हैं तो उन सभी नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, हाँ या ना? बताओ, आप बताओ, क्या हम अगर सभी नंबर पर क्या करें, रूट लगा दें। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कुछ नंबर्स के एग्जांपल लिख देता हूं, देखो यहां पर से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन तो देखो हम कर लेंगे, क्वेश्चन मात्र 2 मिनट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा, परंतु अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा, रेशनल इरेशनल में डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा, तो अटेम्प्ट करके भी क्या कर लोगे, है कि नहीं बात? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलिटी इरेशनलिटी को चेक करेंगे। तो देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल हम कुछ नंबर लेते हैं, मैं क्या करता हूं, मैंने 1 लिया, 2 लिया, इसके ऊपर भी मैं क्या लगा रहा हूं बेटा, रूट लगा रहा हूं, मैंने 3 ले लिया, इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, मैंने 4 लिया, इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, मैंने रूट लगा दिया, और एक 5 और ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन भी रूट 5 का ही है तो 5 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे आपके सामने कुछ नंबर लिख दिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ नंबर मैंने आपको एज ए सैंपल लिख दिए, और मैंने सभी नंबर के ऊपर बेटा क्या लगा दिया है, स्क्वायर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया। तो अब मुझे ये बताइए, क्या ये सभी नंबर इरेशनल होंगे, होंगे नहीं होंगे? कौन कौन इस चीज के फेवर में? तो हम चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करेंगे। मैं कहता हूं कि हर नंबर के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट लगा देते हो तो सभी इरेशनल नहीं होते हैं, सभी नंबर क्या होंगे हमारे पास, इरेशनल नहीं होंगे। बात समझ में आ रही बेटा? कैसे नहीं होंगे मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, इसमें आपको मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट से ये मैंने यहाँ 1 लिया है, ये रूट, और ये 2 लिया है, इस पर स्क्वायर रूट लगा दिया, 3 लगाया है, इस पर भी स्क्वायर रूट लगा दिया, हमने 4 भी लिया था और इस पर भी हम क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर रूट लगा रहे, और 5 हमने लिया था, इस पर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट। तो बेटा स्क्वायर रूट कैसे सोल्व होगा कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर प्रेजेंट है अगर आप उसे सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं 1 को यहां पर क्या लिख दूंगा, 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 कर दिया। तो जब मैं किसी नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर प्रेजेंट है और मैं उस नंबर को सेम नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो उसका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि रूट 1 को मैंने, जो रूट 1 था उसको मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया है, तो ये क्या होगा मेरे पास, रेशनल नंबर बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया बेटा, रेशनल। अब ये इरेशनल नंबर नहीं रहा, ठीक है ना। क्या ऐसा रूट 2 को, क्या 2 को मैं सेम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 1 देखो मेरे पास क्या है, 1 मेरे पास क्या हो गया, रेशनल। 1 मेरे पास क्या हो गया बच्चों, 1 मेरे पास हो गया रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया बेटा, रेशनल। रूट 2 को मैं किसी सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इरेशनल हो गया। 3 को क्या कर सकता हूं मैं, सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं कर सकता, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये भी मेरे पास बच्चों इरेशनल हो गया। 4 की अगर हम बात करें तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में लिखता हूं, यानी कि 4 को मैं क्या कर सकता हूं, सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरे पास रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या मैं रूट 5 को सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये चीज आपको पहचाननी पड़ेगी कि अगर हम सभी नंबर के ऊपर रूट लगा देते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी नंबर इरेशनल आपके पास बन जाएंगे, उसमें से कुछ ही नंबर आपके पास होंगे इरेशनल होंगे और कुछ नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रेशनल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना। चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। प्रूव डेट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 5 क्या है, इरेशनल। देखो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसे सोल्व करने का जो मेथड हमारे पास है वो एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब सपोज दैट ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या मान लूंगा, माना कि रूट 5 हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। रूट 5 को मैं क्या मान लूंगा, एक रेशनल नंबर मान लूंगा।
और जब उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जब हम उस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, तो हमें कुछ उसमें गलत मिलेगा। गलत कैसे मिलेगा कि जब हम जो चीज गलत मानेंगे तो आंसर भी हमारा क्या होगा, गलत ही आएगा। और अगर हमारा आंसर गलत आ जाता है तो हम लास्ट में क्या बोल देंगे कि जो भी हमने स्टार्टिंग में माना था वो हमारी एक गलत धारणा थी, एक गलत अजम्पशंस था। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर हमें दे रहेगा वो क्या है हमारे पास, इरेशनल है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रूट फाइव इज रेशनल नंबर। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करा, रूट 5 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है ना, माना है। क्वेश्चन हमें प्रूव क्या करना है, हमें इरेशनल प्रूव करना है, परंतु हमने माना क्या है, हमने रेशनल माना है। क्यों माना है, क्योंकि हमारा मेथड ही ऐसा है इसमें। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि इसमें कुछ स्टेप आपको ये याद करनी पड़ेगी, और याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो रूट 5 को हमने क्या माना बेटा, रेशनल नंबर माना। तो रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइड में लिख देता हूं मैं कि जो रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्यू जहां पर क्या होता है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे हम रेशनल नंबर। बिल्कुल ये बोलेंगे ना। तो इसको मैं थोड़ा साइड में करूँ क्या, तो मैं इसको स्टार्टिंग से लिख देता हूं। ये रेशनल नंबर हमारे पास है। रेशनल की कंडीशन क्या है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। और P एंड Q आर को प्राइम नंबर। देखो जब मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको को प्राइम भी समझाया था। मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा, एक बार मैं क्या करूंगा बेटा, आपको दोबारा समझा दूंगा। इसको हम थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, बाद में साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 को हमने क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। अब रूट 5 अगर रेशनल नंबर है, रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो रूट 5 किसके इक्वल होगा बेटा, एक P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रूट 5 हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो रूट 5 को हम क्या करेंगे, P अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पर हमारे पास क्या होगा, वही वाली बात है, कंडीशन कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और P एंड Q have no common factor, no common factor। देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, को प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं पाया जाता। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं पाया जाता, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। यानी कि जो पी अपॉन क्यू, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, क्यू को मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूं, तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू रूट 5 इज इक्वल टू पी, क्यू रूट 5 इज इक्वल टू पी हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर देते हैं, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्यू स्क्वायर 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस 5 को बेटा मैं क्या करने वाला हूं, इसके अपॉन में भेजने वाला हूं। तो मेरे पास क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। क्यू स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, ये 5 हो गया। बात समझ में आ गई, ये पी स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। हमने क्या कहा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 हमारे पास हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी भी कि अगर कोई एक नंबर है, ए कोई नंबर है और वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिख देंगे, तो इसको
बाय थ्योरम। तो 5 डिवाइड पी स्क्वायर, 5 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो 5 ऑल्सो डिवाइड पी। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करा है तो 5 क्या करेगा बेटा, पी को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको यहां से क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन 1 हो गई बेटा। इसको थोड़ा हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई जरूरत ही नहीं है, तो है नहीं वैसे। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा था, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन 5 करा था, ये 5 था जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। अब 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो 5 है वो पी को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, लेट P is equal to 5k। P is equal to क्या मान लिया बेटा मैंने, 5k मान लिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। P की वैल्यू मैंने क्या मान ली बेटा, 5k मान ली। ऐसा क्यों करा मैंने, चलो देखते हैं, आगे देखते जाना। पुट आउट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, P की वैल्यू को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी, देखो Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। P की जगह मैंने क्या पुट कर दिया बेटा, 5k पुट कर दिया, और नीचे कितना है बेटा, 5 आ गया। इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा साइड में करूंगा, स्लाइड तो लेनी पड़ेगी, चलो इसको थोड़ा मैं साइड में शिफ्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो हो गया। देखो हमने यहाँ पर क्या करा, कि p बराबर 5 के हमने कहां पर पुट कर दिया, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या बोलती है, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो p की जगह हमारे पास आ गया 5k स्क्वायर आएगा, और यहाँ 5 आ गया। इसका स्क्वायर हम आगे सोल्व करते हैं, देखो स्क्वायर सोल्व करेंगे क्या जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें लाइनिंग डाल दूं, चलो पार्टीशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं एक बार यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है ना। यहाँ तक था, ये वाली स्टेप को बेटा मैंने यहाँ पर थोड़ा दोबारा लिख दिया है, ठीक है ना, आप देख लेना। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। 5k का स्क्वायर कंप्लीट कर दूं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का कितना हो गया 25, और k स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया, ये 5 आ गया। इस 5 से 25 को आपने कट कर दिया तो क्यू स्क्वायर इट मीन्स 5k स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब 5 को क्या कर रहा हूँ मैं, इधर भेज देता हूँ, तो k स्क्वायर बेटा मेरे पास कितना आ गया, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 5 मेरे पास आ गया। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नंबर है उसकी स्क्वायर फॉर्म में करेंगे, जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या करेगा, इफ 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन ऑल्सो 5 डिवाइड क्यू, 5 करेगा, क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो देखो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर, कुछ इसको नाम दे देंगे हम 2, इक्वेशन नंबर 2। इसको बेटा मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर मैंने इसको 2 नाम दे दिया। अब मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या निकल रहा है, देखो कंक्लूजन मेरे पास 1 क्या था मेरे पास, ये क्यू स्क्वायर वाला था, ये के स्क्वायर वाला था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5 डिवाइड P एंड Q बोथ। ये जो 5 है, 5 क्या है, वो P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर ये कोई नंबर सेम उसको डिवाइड करता है तो हम क्या बोल देंगे, ये इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। थोड़ा और
इसको नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्या लिखा था, ये देखो, ये देख लो आप, तो ये 5 डिवाइड P एंड Q both, that means 5 is a common factor, of P and Q। जो 5 है हमारे पास, P और Q का क्या कहलाएगा, कॉमन फैक्टर कहलाएगा। कहने का मतलब है जो P अपॉन Q है, इसको तो लिखो ही मत, दैट मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। जो 5 हमारे पास क्या है, P और Q का क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने क्या कहा था, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दैट √5 is a रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमने क्या माना था कि P और Q एक ऐसे रेशनल नंबर है, P और Q एक ऐसे रेशनल नंबर है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं पाया जाएगा। पर हमने ये देखा कि जो ये Q है, हमने क्या देखा, ये जो हमारे पास p² था वो 5 से डिविजिबल था, p² क्या था हमारे पास, 5 से डिविजिबल था। और इसी तरह से ये जो q² था वो भी क्या है, 5 से डिविजिबल है। यानी कि p और q दोनों के जो कॉमन फैक्टर है, p और q जो दोनों के कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 भी आ रहा है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज P and Q have 5 as a common factor। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि जो P और Q है उसके पास 5 कैसे कॉमन फैक्टर है, यानी कि उनके बीच में एक कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं। तो हम मानेंगे कि जो √5 है, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। √5 हमारे पास क्या होगा, इरेशनल। √5 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि √5 हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, और P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पर हमने यहाँ पर देखा कि P और Q के बीच में क्या है, हमारे पास 5 ऐसे कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है। तो जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि √5 एक रेशनल नंबर होगा, वो हमने गलत माना था। वो हमने क्या किया था बेटा, वो हमने गलत माना था। सो √5 इज हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो √5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड और भी हमारे पास प्रॉब्लम है, हम उनको भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम पैटर्न पे, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट करेंगे, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 को क्या मानना है, इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, इसे प्रूव करना है। तो देखो, इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। इसका उल्टा क्या मानेंगे कि 3 + 2 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलो लिख देते हैं सॉल्यूशन। लेट अज्यूम 3 + 2 √5 is a rational number, रेशनल नंबर। 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। हाँ या ना, P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। जहां पर क्या होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड P एंड Q आर कोप्राइम, P एंड Q हमारे पास क्या होंगे बेटा, कोप्राइम नंबर की फॉर्म में होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे। वहां तो हमारे पास क्या था, √5 सेपरेट था। वहां पे इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा क्या था कि जो √5 आपके पास था वो सेपरेट था। यहाँ पर ये सेपरेट नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। चलो करते हैं। 3 उधर जाएगा तो देखो कितना आएगा, 2 √5 इज इक्वल टू
P अपॉन Q माइनस 3। 3 यहाँ पे प्लस का था, बराबर को उधर जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व कर देते हैं। तो 2√5 सॉरी 2√5 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा बेटा, P माइनस 3Q अपॉन Q। एलसीएम ले दिया हमने। अब देखो जो 2 हमारे पास है, 2 भी हमारे पास क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, बराबर के उधर आप भेजोगे तो किसकी फॉर्म में जाएगा बेटा, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो अब देखो यहाँ अकेला हमारे पास क्या बचा है, √5 बचा है, अकेला क्या बचा है, √5 बचा है। तो इक्वेशन क्या बन गई, P माइनस 3Q, P माइनस 3Q अपॉन 2Q। बात समझ में आ रही बेटा, P माइनस 3Q अपॉन 2Q हो गया। अब देखो जब भी आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ये जो वाला पार्ट आपके पास है, ये वाला जो आपके पार्ट है, देखो आपने अगर अभी जो हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाई है चैप्टर फर्स्ट की, इसमें हमने आपको एज अ तैयारी के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करा है, थोड़ा फास्ट रिवीजन करवा दिया है। उस फास्ट रिवीजन में हमने आपको ये तो नहीं बताया है कि जब हम रेशनल नंबर के को रेशनल नंबर में से माइनस करते हैं तो एक रेशनल नंबर ही जनरेट होता है। ये चीज आपको पहले पता भी नहीं चाहिए, आपको ये पता होना ही चाहिए था। मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख देता हूं, ठीक है ना। ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ ऑपरेशन हमारे पास इसके होंगे कि अगर आप रेशनल नंबर के अंदर रेशनल नंबर को ऐड करते हो, आप रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। आप रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी आपके पास बेटा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। और अगर आप क्या करोगे, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो रेशनल से तब भी रेशनल आपको मिलने वाला है, और रेशनल को आप डिवाइड कर रहे हो रेशनल से तब भी आपको क्या मिलेगा, रेशनल। यानी कि दो रेशनल नंबर के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे तब भी हमारे पास क्या मिलने वाला है, आंसर की फॉर्मेट में एक रेशनल नंबर मिलने वाला है। अब देखो P हमारे पास क्या है, P और Q हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब जब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो हमें आंसर की फॉर्म में क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है, मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये एक रेशनल नंबर है। ये क्या है बेटा, एक रेशनल नंबर है, हाँ या ना, बिल्कुल ये एक रेशनल नंबर है सर। और ये वाला जो पार्ट है, देखो प्रूव तो हम करेंगे पर हमें बेसिकली ये तो पता है ना कि √5 का एक इरेशनल है। तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास है वो कौन सा है बेटा, इरेशनल। कौन सा पार्ट है बेटा, इरेशनल नंबर है। तो अब आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, आप क्या है बेटा, क्लास 10th के स्टूडेंट है, तो इतना सा बेसिक आपको पता होगा कि कभी भी कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ये बात आपको पता होगी ना। तो हम इसमें देखो क्या करने वाले, हम इसको थोड़ा लिख देते हैं। हम यहां पर एक लाइन को डाल देते हैं, हम लिखते हैं, हम यहां पर लिखेंगे P माइनस 3Q, P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज अ रेशनल नंबर एंड any rational number never be equal to irrational number। कभी भी हम देखेंगे कि कोई इरेशनल नंबर, कभी भी हम देखेंगे कि कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि जो हमने सवाल जमाया वो कुछ ऊट पटांग थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जम गया। यानी कि अब ऐसा क्यों हुआ कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, जो कि क्या है, कभी भी सही नहीं हो सकता। यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या करा, कुछ गलत मान लिया था, इस वजह से हमारे पास आंसर में भी कुछ इस तरह का जवाब आ रहा है कि भाई कोई इरेशनल नंबर को हमने रेशनल नंबर के बराबर हमें मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही गलत मान लिया था कि 3 + 2√5 क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है। तो देखो दिस contradiction arose this contradiction arose from our wrong assumptions।
wrong assumptions. This contradiction arose from our wrong assumption. जो हमने माना है वो हमारा किसी वजह से हुआ है, हमारी wrong assumptions की वजह से ऐसा हुआ है। तो इसलिए हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसलिए हम यहां पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, इसको थोड़ा शिफ्ट कर दूं, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। दिस कंट्राडिक्शन अरोज फ्रॉम आवर रॉन्ग assumption. ये जो हमने माना है, जो हमने गलत धारणा से माना है, इस वजह से हमारे पास ऐसा हुआ है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि सो 3 + 2√5 3 + 2√5 3 + 2√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ, देखो स्टार्टिंग से एक बार मैं इसको दोबारा स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। हमें क्या करना था, एक इरेशनल नंबर से प्रूव करना था। अब किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे सबसे पहले हमें एक रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो हमने ऐसा ही किया कि लेट अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा तो P/Q की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, P/Q की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 3 को बराबर के उधर भेजा तो कितना आ गया, P - Q - 3 हमारे पास यहाँ पर मिल गया। और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में था, हमने बराबर के उधर भेजा तो यहाँ ये डिवाइड में चला गया बच्चों। कहाँ चला गया ये, यहाँ से हमारे पास ये कैसे में चला गया बेटा, डिवाइड में चला गया। अब जब हमने इसे डिवाइड में भेजा तो हमने देखा कि जो हमारा आरएचएस वाला पार्ट था, वो तो एक रेशनल नंबर निकल के आ रहा था, पर जो हमारा एलएचएस वाला पार्ट था वो एक इरेशनल नंबर है। हम ये जानते हैं ये बात। तो कभी भी कोई इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या करा बेटा, स्टार्टिंग में ही कुछ गलत मान दिया था। स्टार्टिंग में हमने क्या करा, कुछ गलत मान दिया था। तो हम यहीं पर बोल देंगे कि जो हमारे पास 3 + 2√5 है, एक क्या है, इरेशनल नंबर है। अब देखो बेटा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है, आपको ये सब तो इस तरह से लिखना ही है। ये लिखने के बाद आपका ये थ्योरी लिखना भी कंपलसरी होगा। आप एग्जाम में क्या करेंगे बेटा, ये तो आप सब लिखेंगे सही, इसके अलावा आपका ये थ्योरी लिखना भी थोड़ा कंपलसरी होगा। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और आपको इसमें से फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। कहीं भी कोई भी नंबर कटने की कोई चांसेस आपके पास नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। तो चलो इसको आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। गुड, ठीक है बेटा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला है हमारे पास। ठीक है, देखो बेटा, अब आप 1.5 महीने में अगर क्लास 10 की पूरी मैथ्स को कवर करना चाहते हो तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन लाइन से करवाता जाऊं। जो क्वेश्चन सेम है मैंने वो यहाँ पर क्या कर दिया बेटा, स्किप कर दिए। ठीक है ना। अब आपको पता है इस चैप्टर में गिनती के 4-5 आपके पास क्वेश्चन थे और सभी सेम फॉर्मेट के थे। तो इस वजह से बेटा मैंने क्या करा, 1-2 क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर दिया है। अब मैं अलग अलग पैटर्न के सवाल आपको करवा रहा हूं। देखो मैंने आपको सिंगल √5 वाला समझा दिया, एक मैंने आपको सिंगल √5 वाला करवा दिया, एक मैंने आपको डिजिट के साथ वाला करवा दिया, एक मैंने आपको डिजिट के साथ वाला करवा दिया, एक मैं आपको सिंगल डिजिट के साथ करवा रहा हूं। तो कुछ इस 3 ही तरह के आपके पास सवाल है आपके सिलेबस में और इन तीनों में से कोई आएगा। वैसे मेरी मानो तो आप √5 के साथ √3 और √2 को भी सोल्व करके देखना। √5 के साथ आप क्या करना है बेटा, आपको √3 और √2 वाले क्वेश्चन को भी करके देखना। अगर एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ना तो क्वेश्चन करने में आपको भी इंटरेस्ट आएगा। और अगर आप लास्ट में सपोज दैट कुछ अचानक से कुछ क्वेश्चन देखोगे तो आप क्या अचानक से उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, तो उसमें थोड़ा सा कुछ गलत आपसे हो सकता है। इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो अलग अलग डिजिट लेकर प्रैक्टिस किया करो। ठीक है बेटा। अब इस लास्ट क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, यस और नो, बिल्कुल। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखो क्या करना है, हमें ये करना है कि 7√5 को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। क्या करना है बच्चों, 7√5 को इरेशनल करना है। सबसे पहले रेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रेशनल के इक्वल मानेंगे। तो लेट अज्यूम 7√5 is a rational number. 7√5 is a रेशनल नंबर। अब 7√5 रेशनल है तो जो 7√5 है वो हमेशा
P अपॉन Q के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। गुड बात है। चलो, जहां पर हमारे पास क्या होगा, Q is not equal to 0 होगा, and P and Q have no any common factor, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 को उधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू P अपॉन 7Q, कितना हो जाएगा बच्चों, P अपॉन 7Q हो जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी भी रेशनल नंबर को आप अगर किसी अदर रेशनल नंबर से या कोई इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, एक रेशनल नंबर ही बनेगा। तो हम कहेंगे P अपॉन 7Q इज अ रेशनल नंबर, P अपॉन 7Q एक रेशनल नंबर है, which is never be equal to irrational नंबर, जो कभी भी क्या होगा, किसी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बात समझ में आ रही? कोई भी रेशनल नंबर कभी भी किसी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अरोज, थोड़ा साफ लिख दूं मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अरोज या अराइज फ्रॉम आवर wrong assumptions, जो हमने माना वो बिल्कुल हमारा किसी वजह से माना, कि हमने जो स्टार्टिंग में ही मान लिया वो हमारी गलत वजह से हुआ। तो हम क्या कहेंगे, हम यही तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सो 7√5 इज तो थोड़ा मैं क्या है, राइटिंग को लेकर प्रयास करता ही रहता हूं, इरेशनल नंबर। हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, जो 7√5 है हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो दैट इज योर आंसर एंड दैट इज माय टाइम। ये आपका क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है वो आज आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आया दोस्तों? अब हम देखो बात करेंगे, मैंने आपसे इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास कोई चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आपको उसकी एक 15 मिनट की या 15 से 20 मिनट की एक बोनस वीडियो दूंगा। उसमें आपको बताऊंगा मैं कि आपके जो बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आरबीएसई बोर्ड हो, उसमें इस चैप्टर का कितना % वेटेज है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम, या तो वर्ल्ड प्रॉब्लम से आएंगे क्वेश्चन। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूं। अब देखो, बोर्ड का जो अपने पास वेटेज रहेगा, इस चैप्टर में टोटल आपका जो रियल नंबर है, चैप्टर फर्स्ट जो आपका रियल नंबर है, वो आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। कितने का रहने वाला है बच्चों? 6 नंबर का रहने वाला है। बात समझ में आ रही? 6 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास वर्ड प्रॉब्लम, एक तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, एक हमारे पास HCF एंड LCM, HCF और LCM के पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM,
यानी कि HCF और LCM में क्या रिलेशन होता है, इस पे मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मूला है छोटा सा, उस पे बेस्ड आपके पास क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो कंप्लीट आप इन 3 तरह के जो क्वेश्चन आपके पास है, चलो इसके अलावा एक और है मेरे पास, इसके अलावा एक और है, प्रूविंग ऑफ इर्रेशनलिटी, प्रूविंग ऑफ इर्रेशनलिटी। तो कुल मिला के हमारे पास इन 4 टॉपिक से सवाल आ सकते हैं, 6 नंबर का सवाल है। तो जाहिर सी बात है ये तो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर को वेटेज करके चलेगा, 2 या 3 नंबर को ये आपको वेटेज करके चलेगा। इसके अलावा ये भी आपका 2 से 3 नंबर का ही हो सकता है, इतना तो नहीं होगा, चलो 2 नंबर में आप मान के चलो कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है 2 नंबर का होकर चलेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के इस 6 मार्क्स में आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड वेल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। देखो यूट्यूब पर कई सारे कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, पर आपको उसमें से सेलेक्टिव करना है जो आपको आपकी लैंग्वेज से मैच कर पा रहा है। तो आपको ऐसे टीचर से पढ़ना है बिल्कुल, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर रहे, समझ में आए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्रेस करके आए। तो आज का मेरा टाइम यही है, दैट्स माय टाइम। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल। आज के लिए धन्यवाद।